क्या होगी, क्लीवेज। आप जिन लोगों ने सेकंड ईयर वगैरह पढ़ी हुई है उनको एल्डोल कंडेंसेशन तो याद होगा सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में, लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं उनके लिए डरने की जरूरत नहीं है, थोड़े सेकंड ईयर में पढ़ लोगे, यूनिवर्सिटी लेवल वालों ने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में इन शॉर्ट में बता दूं, केमिस्ट्री में इसको गौर से पढ़ोगे कि जब एक कीटोन और एल्डिहाइड मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड मिलता है, तो उनसे फिर एल्डोल प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो मतलब कीटोन और एल्डिहाइड के मिलने की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ये जो काम होगा इसके बिल्कुल उलट होगा, वहां पे कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ पे एल्डोल क्लीवेज होगी। क्या होगी, एल्डोल क्लीवेज, मतलब चीजें टूटेंगी, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इस टूटने के बाद एक हमारे पास ये चीज बनेगी, एक हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, मतलब एक कीटोनिक ग्रुप वाला मॉलिक्यूल बनेगा, एक एल्डिहाइड वाला मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब इस कंडेंसेशन के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक, बिल्कुल ऑपोजिट जो काम होगा वो एल्डोल क्लीवेज होगा। कौन से होगा, तो इस वाले जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट है इसकी भी होगी एल्डोल क्लीवेज। क्या होगी इसकी, एल्डोल क्लीवेज। तो एल्डोल क्लीवेज किसके थ्रू होती है, एल्डोल क्लीवेज हमेशा एक एंजाइम होता है, एल्डोलेज। क्या एंजाइम होगा, एल्डोलेज। तो उस एल्डोलेज की वजह से हमारे पास इसकी होगी एल्डोस क्लीवेज, एल्डोलेज एंजाइम की वजह से क्या होगी इसकी, एल्डोस क्लीवेज, एल्डोस क्लीवेज। तो इस एल्डोस क्लीवेज की वजह से, एल्डोलेज एंजाइम की वजह से ये क्लीवेज होगी। अब ये क्लीवेज काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स काम हो रहा है, इतने बेसिक लेवल पे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे अपने लिए जो है ना मसले बनाओगे। इन शॉर्ट में बता दूं कि ये जो एल्डोलोज है वो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बॉन्ड को तोड़ देता है। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इस बॉन्ड को तोड़ने की वजह से क्या है कि ये रिंग स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। रिंग स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद ये बॉन्ड जो है, ये जो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान है, इसको भी तोड़ देगा। तो बिल्कुल यहाँ से क्लीवेज कर देगा, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बिल्कुल बीच में काट देगा। असल काम क्या है इसका, C3 और C4 का जो बॉन्ड है, जो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बीच वाला बॉन्ड है, वो कौन तोड़ता है, वो एल्डोलेज तोड़ता है। कौन सा एंजाइम तोड़ता है, एल्डोलोज। ये भी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस व्हिच बॉन्ड इज ब्रेक डाउन बाय एल्डोलेज इन फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट। तो कौन सा है एल्डोलेज एंजाइम, कौन से बॉन्ड तोड़ता है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के बॉन्ड जो है वो ये तोड़ देगा, और साथ में ये वाला ये पूरा मतलब इस तरह टूट जाता है। तो इस तरह टूटने की वजह से अब क्या होगा, किस तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे, इस तरह के टूटने की वजह से क्या होगा, ये इस तरह के टूटने की वजह से अब देखो ये मॉलिक्यूल अलग हो गया, मतलब ये आधा अलग हो गया, ये आधा अलग हो गया, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट था, इस एल्डोलेज की वजह से, एल्डोल क्लीवेज की वजह से ये मॉलिक्यूल अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। मैं पहले इसको ड्रा कर लेता हूँ, इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये एक कार्बन, ये वाला, ये इसका दूसरा कार्बन, ठीक है, और ये इसका तीसरा कार्बन, ठीक है। उसके बाद कार्बन टूटा हुआ, इस वाले कार्बन के साथ क्या था, OPO3 2 नेगेटिव, इसको मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ, OPO3 2 नेगेटिव, ठीक हो गया। एक ये था, एक हमारे पास ये कार्बन था, ये बॉन्ड टूट गया तो इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे और डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये कार्बन था, इस कार्बन के साथ OH अटैच था और साथ में एक H अटैच था, और अगर देखा जाए तो ये जो हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्ड बनने, ये डबल बॉन्ड बनेगा ही था वो, मतलब बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे है और ये ऐसे है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर बता दो तो ये शिफ्टिंग की वजह से क्या है हमारे पास, इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, समझ आ गई। तो आधा तो हमारे पास ये बन गया जिसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो गया, 1 2 3, 1 2 3, एक हमारे पास 3 कार्बन वाला ये बन गया। अब अगले पे आते हैं, अगला देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। तो अब तीनों को देखो, एक कार्बन, फिर ये वाला कार्बन और फिर ये वाला कार्बन। अब इस देखो इसके साथ क्या है, ये मैं भी कहूँ यहाँ पे क्यों अधूरा अधूरा लग रहा है, CH2OPO3 था, ठीक है, CH2OPO3। यहाँ पर भी CH2OPO3 2 नेगेटिव लिख सकते हैं इसको एज अ होल,
उसके बाद ये दूसरा कार्बन है, ये क्या है, दूसरा कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ उसका बॉन्ड टूट गया, लेकिन एक साइड पे इसका OH है, एक साइड पे इसका क्या है, OH है। यहाँ पे तीसरा कार्बन देखें तो इसके एक साइड पे OH है और एक साइड पे H है, ऐसा ही है। अब क्या होने वाला है कि हमारे पास ये जो OH का H है, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला है, ये H शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा। मतलब ये H अगर मैं वहां पे शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए ये H यहाँ पे आ गया और इसके साथ बन गया डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इस एक मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2। कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अब अगर गौर से देखें तो ये इसका ये क्या है, इसी को मैं अब सीधा लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा, गौर से देखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। मतलब ये पहला कार्बन है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये पहला कार्बन है, यहाँ पर ये पहला कार्बन है, तो अब मर्जी है, मतलब वही सेंटर में आ रहा है तो इसको दूसरा कर देते हैं, वो तीसरा हो गया, जो भी है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं सीधा करके लिख रहा हूँ 1 2 3। पहला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड OH के साथ, दूसरा कार्बन OH H और तीसरा कार्बन CH2O PO3 2 नेगेटिव। ये ऐसा ही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह ये जो है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ। तो ये 1 2 3 सीधा करने का मतलब क्या है, ये CH2OH हो गया, ये हमारे पास डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH2O PO3 2 नेगेटिव। ऐसा ही है, दोनों को मैंने सीधा करके लिख दिया, कोई मसला तो नहीं है। अब उल्टा था, मैंने इसको सीधा लिख दिया, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब अगर इन 2 मॉलिक्यूल को हम गौर से देखते हैं, इन 2 मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, हम गौर से देखते हैं तो ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला, ये कीटोन ग्रुप है, ये क्या है, कीटोन है। क्यों, क्योंकि डबल C डबल बॉन्ड O है और उसके दोनों तरफ हमारे पास कार्बन अटैच है, तो ये कीटोन हो गया। कीटोन ये तो है ना, C डबल बॉन्ड O C, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन का ग्रुप होता है। तो ये हमारे पास हो गया कीटोन। अब इसको अगर गौर से देखें तो इसका पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे कोई भी C आ गया लगा हुआ है, तो ये वाला कौन सा ग्रुप हुआ, एल्डो ग्रुप हुआ। ये कौन सा हुआ, एल्डो ग्रुप। तो इस एल्डोल क्लीवेज की वजह से क्या होगा, एक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप का बन गया, एक हमारे पास एल्डो ग्रुप का बन गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसका नाम देखते हैं, तो 3 कार्बन वाला है और एल्डो ग्रुप है। इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं तुम लोगों ने देखा होगा, इसको भी देखा होगा, लेकिन ये याद नहीं आता, इसको जरूर देखा होगा। कहाँ देखा था, ये हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के दौरान जब केल्विन साइकिल हो रही थी, तब भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो बन गया था। तो इसका नाम क्या था, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला है, तो हमने कहा था कि ये ग्लाइसर है और एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो ये एल्डिहाइड भी होगा, ग्लाइसर एल्डिहाइड। और तीसरे कार्बन पे क्या है, फास्फेट है, तीसरे कार्बन पे क्या है, फास्फेट है। अब कुछ याद आया कि हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से एक हमारे पास क्या बन गया, ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है और इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल है तो ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, क्योंकि इसके ऊपर फास्फेट भी है। और ये जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OC, ये असल में क्या होता है, H3C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारे पास क्या होता है, एसीटोन होता है। ये क्या होता है, एसीटोन होता है। तो ये चीज इधर भी है C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH है और इधर भी C है, तो एसीटोन तो हो गया। अब यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो वो भी है। उसके बाद PO3 एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, या इसको इन शॉर्ट में क्या सकता हूँ, DHAP। क्या, DHAP। तो इस स्टेज पे क्या हुआ, हमारे पास एल्डोलेज की वजह से 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन गए। एक हमारे पास बन गया ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, क्या बन गया, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। एक हमारे पास क्या बना, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और एक हमारे पास क्या बना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP। ये 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल्स में, किसके थ्रू, एल्डोलेज के थ्रू, किसके थ्रू, एल्डोलेज के थ्रू। अब अगला जो हमारे पास जितने भी रिएक्शन होंगे वो जाएंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से। मतलब ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो अब आगे मूव करेगा और उसी से अगले जितने भी रिएक्शंस है वो अकर होंगे। तो हमारे पास 3 कार्बन तो यूज हो रहे हैं, तो ये 3 कार्बन क्यों जाया करें, तो हम क्या करते हैं, हम इन 3 कार्बन को भी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे,
इसको कन्वर्ट करते हैं सेल हमारे ऐसे। अब हमने रिंग से ओपन स्ट्रक्चर में आ गए हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, अगर एंजाइम है ये क्या, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बाकी तो इसका सेम है, ये भी एक दूसरे की क्या है, आइसोमर है। लेकिन कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है या टाटोमर्स है। फंक्शनल ग्रुप मतलब ऐसे आइसोमर जो कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक दूसरे के साथ डिफर करते हो, उसको टाटोमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तो टाटोमर्स है ना, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है। तो हम क्या करेंगे, हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और वो कौन से आइसोमर के एंजाइम जो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमरेज। अभी मैंने बताया था क्या बोलते हैं, आइसोमरेज। लेकिन यहाँ पे कौन सा आइसोमरेज होगा, यहाँ पे आइसोमरेज होगा ट्राइओस शुगर वाला, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला है ना। तो ये ट्राइओस शुगर आइसोमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे यूज होगा, और उसकी यूज होने की वजह से जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 5वें स्टेप में क्या होगा, छोटा सा स्टेप होता है, ये चौथा स्टेप हुआ ना। 5वें स्टेप में क्या होगा कि जो DHAP है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। इस तरीके से हमारे पास 5 स्टेप्स के आखिर में 2 मॉलिक्यूल बन चुके होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। इसको इन शॉर्ट कहता हूं G3P के 2 मॉलिक्यूल्स बन चुके होते हैं इस 5वें स्टेप के एंड में। और वो कौन सा था, ग्लूकोज का था। वो क्या था, ग्लूकोज का। तो एक ग्लूकोज अभी तक कन्वर्ट हो चुका है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। और इसने क्या किया, अभी तक 2 एटीपी को लिए लूज कर चुका है। एक एटीपी उसने पहले स्टेप पे किया, एक एटीपी उसने तीसरे स्टेप पे किया। ये हमारे पास ये हुआ ना फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जहां पे एंजाइम का यूज हुआ। तो इस स्टेप में भी उसने एटीपी को क्या किया था, लूज किया था। सही होगा। हमारे पास 5 स्टेप्स हो गए पूरे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे। तो चलो यहां से फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एटीपी जो है वो याद रखना यूज हुई थी, एटीपी है। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन गए किस चीज के, इस वाली चीज के। किसके बन गए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल। अब इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ से फिर से हम स्टार्ट लेने वाले, क्योंकि अगले स्टार्ट जो है वो अब इजी है। अब हमारे पास जल्दी जल्दी से हमें करना है 1 2 3, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये OH, ये H, ये CH2, O, PO3 2 नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, अब इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, इसके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन ये फॉस्फेट ग्रुप हाई एनर्जी वाला नहीं है। मतलब अगर ये फॉस्फेट ग्रुप लूज भी होगा, डिटैच भी होगा, तो ये एटीपी नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता, एटीपी नहीं बना सकता। इसको एटीपी बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, थोड़ा एनर्जाइज करना होगा, इसको थोड़ा सा हाई एनर्जी बनाना होगा। तो वो हाई एनर्जी कैसे बनेगा, वो हाई एनर्जी बनेगा ड्यू टू एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। किसकी एंजाइम की वजह से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से ये जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है ये हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। कैसे कन्वर्ट होने वाला है कि हमारे पास यही होगा, इसके साथ साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं NAD+, कोई एंजाइम है निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो एंजाइम है NAD+, वो आता है, वो क्या करता है, और साथ में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म के अंदर, वो भी इसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये NAD+ जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। याद रखना है, इन शॉर्ट लिख लो, बड़ा नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इन शॉर्ट उसका नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ही समझ गया, डी का मतलब बाहर निकालना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का। तो यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाएगा। तो बाहर निकालने की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज की वजह से क्या होगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह फॉस्फेट का ग्रुप अटैच हो जाएगा। समझ आ गए। ये हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज जो है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एल्डो ग्रुप कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन है वो निकल गया और उसकी जगह फॉस्फेट का ग्रुप आ गया। उसकी जगह क्या आ गया, फॉस्फेट का ग्रुप आ गया। तो ये ऐसे हो गया 1 2 3, ये डबल बॉन्ड O था, ये OH था, ये H था, ये हमारे पास H2O
PO3 2 नेगेटिव, ये था। और यहाँ पे H की जगह क्या है, इधर देखो, यहाँ पे H की जगह क्या है, हमारे पास एक OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, एक ग्रुप हमारे पास फॉस्फेट के यहाँ पे अटैच हो गया। और ये जो H है इसको इस NAD+ ने ले लिया, इसको किसने ले लिया, NAD+ ने, और यहाँ पर ये बन गया NADH। क्या बन गया हमारे पास, NADH। समझ आ गया, किस एंजाइम के थ्रू, डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू। तो इस स्टेप पे क्या हुआ कि हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट था, क्या था हमारे पास, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट था। अब वो कन्वर्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे अब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि पहले हाइड्रोजन के साथ अटैच था, अब C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, O के साथ। तो ये तो कार्बोजाइलिक हो गया, मतलब ये एसिड बन गया। और उस O के पास भी हाइड्रोजन नहीं है बल्कि नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसकी वजह से अब वो 8 में आ गए। किस में आ गया, 8 में आ गया। मतलब ये कार्बोजाइलिक एसिड है ना, बिल्कुल ये H3C डबल बॉन्ड OH। अब ये क्या है हमारे पास, एक कार्बोजाइलिक एसिड है जिसमें OH आ जाए आखिर में और यहाँ डबल बॉन्ड O हो, वो कार्बोजाइलिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये क्या है, एसिटिक एसिड है। ये क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है। अगर इसका H में रिमूव करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये क्या होगा, H3CCOO नेगेटिव। कुछ याद आया, हम बुक्स में ये वाला ग्रुप बड़ा पढ़ते हैं, H3CCCO और O नेगेटिव। और इसको हम क्या बोलते थे, एसीटेट। इसको क्या बोलते थे, एसीटेट। तो वो चीज यहीं पे हुई ना, इसका H3C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, उस नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव की वजह से क्या है, अब ये एसिटिक एसिड क्या कहलाएगा, एसीटेट। क्या कहलाएगा, एसीटेट। तो यहाँ पर भी अगर OH होता, क्या होता, OH होता, तो ये क्या था हमारे पास, फिर ग्लाइसरिक एसिड होता। लेकिन यहाँ पे अब तो एक फास्फेट ऑलरेडी अटैच है, और यहाँ पर भी इस O जो है वो उसके साथ नेगेटिव चार्जेस है, तो ये 8 होगा। और कौन से 8 होंगे हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, इसका नाम क्या होगा, अब 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया ना, एक कार्बन नंबर 1 पे हुआ और एक कार्बन नंबर 3 पे हुआ, तो इसका नाम क्या होगा, 1,3। क्या होगा, 1,3। अब एक फास्फेट ग्रुप इस लोकेशन पे एक इस पे है, तो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। इसका नाम क्या होगा, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। मतलब हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 है उसमें क्या हुआ कि जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट था, क्या था हमारे पास, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, अब वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, किसमें कन्वर्ट हो चुका है, किसमें कन्वर्ट हो चुका है, G3P कन्वर्ट हो चुका है 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में। तो यहाँ पे छठा स्टेप क्या हुआ, ग्लाइसरल्डिहाइड, क्या हुआ, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्ट हो गया 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में। किसमें, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट में। ठीक है, और बीच में क्या हुआ, फास्फेट का ग्रुप अटैच हो गया और NADH का जो ग्रुप है वो यहीं पे रिलीज हो गया। सही है, किस एंजाइम के थ्रू, डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम होगा सर, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो गई और NADH जो है वो रिलीज हो गया। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो ग्रुप की अटैचमेंट की वजह से अभी एक हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप बन गया। ये क्या बन गया, हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप। अब अगर ये ग्रुप दोबारा से रिलीज होगा तो ये ATP बना सकता है। इस वजह से कि हमारे पास जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है उसके पास जो फास्फेट है वो हाई एनर्जी नहीं है। जब वो हाई एनर्जी नहीं होगा तो वो ATP बना नहीं सकता। इस वजह से हमने उसके पहले क्या, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से इनऑर्गेनिक फास्फेट वहां पे अटैच करवा दिया। अब इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो काफी एनर्जी वाला है। वो किस वाला है, एनर्जी वाला है। तो जब दोबारा से ये अब फास्फेट रिलीज होगा तो हमारे पास ATP की बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो चलो हम बनाते हैं 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट और इसके साथ क्या होगा, इस 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट पे काइनेज पे एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, काइनेज। जब काइनेज आ गया तो मतलब मैग्नीशियम आयंस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे मैग्नीशियम आयंस। काइनेज एंजाइम ने एक्ट किया, काइनेज एंजाइम क्या करेगा, कौन सा काइनेज एंजाइम,
फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। कौन सा नाम होगा? फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, पीजीके। फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जो है उसकी वजह से क्या होगा, ये अब पहले वो अटैच कर रहा था, अब डिटैच करेगा, ये फास्फेट का ग्रुप वो निकाल देगा, ये वाला फास्फेट का ग्रुप क्या कर देगा, निकाल देगा। तो उस निकालने की वजह से क्या होगा, जो एडीपी है अब उसको वो हाई एनर्जी फास्फेट ग्रुप मिल गया, तो इसके मिलने की वजह से क्या होगा, एटीपी बन जाएगी। इसके मिलने की वजह से क्या हो जाएगी, एटीपी बन जाएगी। तो जब ये रिलीज होगा उस एटीपी बनेगी तो पीछे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 1 2 3 सी डबल बॉन्ड O, इसके साथ सिर्फ O नेगेटिव, बाकी ये OH, ये हमारे पास H और ये CH2O PO3 2 नेगेटिव। सही हो गया। अब ये स्ट्रक्चर के जिसमें सिर्फ एक ही फास्फेट है, दूसरा तो रिलीज हो गया, तो ये हमारे पास हो गया 3 फास्फोग्लिसरेट। ये क्या हो गया हमारे पास, 3 फास्फोग्लिसरेट। समझ आ गई क्या होगा हमारे पास, 3 फास्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर भी 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट जो है उस पे जब कौन सा एंजाइम हो, पीजीके फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो यहाँ पे बन जाती है एक एटीपी। क्या बन जाती है, एटीपी, मतलब उसके एक फास्फेट ग्रुप रिलीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और पीछे जो बच जाते हैं वो क्या हो जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेट। वो क्या होगा, 3 फास्फोग्लिसरेट। सही है। अब देखें हर स्टेप पे एंजाइम यूज हो रहा है, तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस है। ये छठा था, ये 7वां, ये 8वां हो गया। सही है। एटीपी यहाँ पे एक बन गई। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसके पास फास्फेट है, लेकिन वो फास्फेट इजीली रिमूव नहीं कर सकता, वो फास्फेट हाई एनर्जी वाला नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कोई और NAD+ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अब हम एक एंजाइम आएगा जो कि फास्फेट यहाँ से उठा के कार्बन नंबर 2 पे लगा देगा। मतलब एक ग्रुप को एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लगा देने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो एंजाइम होते हैं हमारे पास म्यूटेज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम, म्यूटेज एंजाइम। तो यहाँ पर भी म्यूटेज एंजाइम आएगा, कौन सा वाला, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज, पीजीएम। तो फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की वजह से क्या है कि ये हमारे पास जो ग्रुप है, जो फास्फेट का ग्रुप है, ये अभी 3 कार्बन नंबर 3 पे है, तो यहां से उठ के इसने कार्बन नंबर 2 पे चले जाना है। कैसे, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या था, O, ये क्या था हमारे पास O, H वहां से रिमूव हुआ, उसकी जगह PO3 आ गया, उसकी जगह क्या आ गया, PO3, और साथ में ये H, और यहाँ पर क्या था H2O, और वो जो H है वो नीचे शिफ्ट हो गया। क्या, वो नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब वो जो फास्फेट का ग्रुप है वो कार्बन नंबर 3 से चला गया कार्बन नंबर 2 पे। तो पहले ये 3 फास्फोग्लिसरेट था, अब क्या हुआ, 2 फास्फोग्लिसरेट। अब क्या हो गया, 2 फास्फोग्लिसरेट, मतलब 3 PG से 2 PG में कन्वर्ट हो गया। ये 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैसे, 3 फास्फोग्लिसरेट से किस में कन्वर्ट हो गया, 2 फास्फोग्लिसरेट में। इसमें 2 फास्फोग्लिसरेट में। सही है। अब क्या होगा, अब ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट है, अब हमने किसी तरीके से इसका जो फास्फेट का ग्रुप है वो रिलीज करवाना है। क्या करवाना है, रिलीज करवाना है। तो वो जो रिलीज करवाने के लिए काम किया जाता है, अब यहाँ से फास्फेट का ग्रुप रिलीज करवाना है, इसके लिए एक एंजाइम जो है वो यूज होगा, और वो होगा एनुलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो, एनुलेज। एनुलेज एंजाइम क्या करेगा कि वो यहां से उठाएगा इस हाइड्रोजन को और इस OH को, इन दोनों को रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ H2O। यहां से पानी के फॉर्म में इन दोनों को रिलीज कर देगा। इन दोनों की रिलीज करने की वजह से क्या स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CO PO3 2 नेगेटिव, CH2। अब यहां से भी बॉन्ड टूट चुका है, यहां से भी बॉन्ड टूट चुके, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे ऐसे। ठीक है, जब ये ऐसे बॉन्ड बनाएंगे तो इसी दौरान क्या हुआ हमारे पास, ये PO3 जो है अब ये रिलीज इजीली हो सकता था, पहले ये वाला इजीली रिलीज नहीं हो रहा था ड्यू टू H और OH। एनुलेज एंजाइम ने क्या किया, एनुलेज एंजाइम ने हमारे पास इस H को और इस OH को रिमूव करवा दिया। तो इसके रिमूवल की वजह से क्या हो गया, इन दोनों के दरमियान बन गई डबल बॉन्ड। तो अगर हम गौर से देखें
तो ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ये ग्रुप भी हो डबल बॉन्ड भी हो उसको क्या बोलते हैं, इनोल। उसको क्या बोलते हैं, इनोल ही बोलते हैं ना। केमिस्ट्री में ये हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव का ग्रुप भी हो और इथीन का ग्रुप भी हो, तो वो हमारे पास एल्कीन का ग्रुप भी हो, तो वो इनोल फॉर्म होगा। वो कौन सा फॉर्म होगा, इनोल। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड भी है और ये वाला ग्रुप भी है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास फास्फो, क्योंकि फास्फेट ग्रुप तो अभी अटैच है ना, इनोल फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, इनोल फॉर्म में। कौन सा, पायरुवेट। अब क्योंकि वाटर रिलीज हो गया, यहाँ से वाटर क्या हुआ, रिलीज हो गया, तो जो वाटर रिलीज होने के बाद जो फास्फोग्लिसरेट है अब वो कन्वर्ट हो गया इनोल पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट हो गया, इनोल पायरुवेट में। इसको इन शॉर्ट कहते हैं पेप, इसको इन शॉर्ट क्या कहते हैं, पेप। तो ये फास्फो इनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, जिसकी ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या हुआ, H2O रिलीज हो गया। यहाँ पे H2O क्या हुआ, रिलीज हो गया, किस एंजाइम के थ्रू, एनोलेज एंजाइम के थ्रू, और ये बन गया फास्फो इनोल पायरुवेट। ये क्या बन गया, फास्फो इनोल पायरुवेट। अब क्यों हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास 10वां स्टेप यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये हमने ये पहला स्टेप था हमारा, ठीक है। तो इस लिहाज से देख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 10वां नहीं, अब ये आएगा हमारे पास ये वाला 10वां, इसका अगला आएगा। जब ये पहला होगा तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये वाला छठा, ये 7वां, 8वां, 9वां। ये क्या कर दिया मैंने, ओहो, हम सही जा रहे थे। हमारा मसला कहाँ पे आया पता है, हमारा मसला ये आया कि बाज़ दफा बुक्स में इस वाले स्टेप को गिना नहीं जाता, हमने इसको गिन लिया, तो इसकी टेंशन नहीं है। 10 और 11 हो, पैप बन गया फास्फोइनोल पायरुवेट का। पैप बनने के बाद क्या होगा, अब दोबारा से काइनेज एंजाइम आएगा। क्या आएगा, काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम यहाँ से इसको रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फास्फो जो काइनेज है वो एटीपी के फॉर्म में इस फास्फेट को रिलीज कर देगा। पीछे जो स्ट्रक्चर बचेगा वो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O। क्या स्ट्रक्चर बचेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C O डबल बॉन्ड CH2 और ये नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर बचेगा। इसको कहते हैं इनोलिक इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ पायरुवेट, जो कि स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म से ही H पॉजिटिव उठा लेगा। H पॉजिटिव उठाने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये H जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो जो असल स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C। ये क्या बन गया, हाँ सही है। H आने की वजह से क्या होगा ना, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये O नेगेटिव ये हमारे पास H को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये होगा OH, ये यहाँ पे एक H आ गया और ये CH3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया हमारे पास अब, एक पायरुवेट का, ओहो कौन से पायरुवेट का, सॉरी उल्टा बोल गया। ये H आएगा ना तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक हो गया, CH3 कह रहा हूँ, CH3 बनेगा ना, हाँ CH3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल बन गया। C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इसी में कार्बोनाइल कार्बन भी है, इसी में मिथाइल भी है। ये हमारे पास क्या है, पायरुवेट है। ये क्या है हमारे पास, पायरुवेट। तो एक ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे ATP रिलीज हो गई, ATP रिलीज हो गई और इसने बना लिया पायरुवेट। इसने क्या बना लिया, पायरुवेट बना लिया। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चला था और उसने पायरुवेट पे जाके एंड हो गया। अब देखें, जब यहाँ पे हमने कहा था कि 2 मॉलिक्यूल बन गए थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट की, कितने मॉलिक्यूल बन गए थे, 2। यहाँ से हमने एक ही को कंटिन्यू किया, तो इसी तरह का एक और साइकिल भी यहाँ पे होगा। तो उस एक साइकिल की वजह से एक पायरुवेट यहाँ पे बनेगा, एक पायरुवेट वहां पे बनेगा, ऐसा ही है। फिर एक NADH यहाँ पे बना था, एक NADH वहां पे बनेगा, मतलब टोटल 2 NADH बनेंगे। इसी तरह एक ATP यहाँ पे बनी थी, एक ATP वहां पे बनेगी, तो 2 ATP यहाँ पे बन जाएगी। और यहाँ पर भी एक ATP यहाँ पे बनी तो एक ATP दूसरे वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से बनेगी, तो टोटल 2 ATP यहाँ पे
बन जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस का स्ट्रक्चर है, जो ग्लाइकोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे आके ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है एंड। अब हमने यहाँ से देखना है कि क्या क्या चीजें हमें मिली है, क्या क्या चीजें हमें मिली है। तो अब अगर हम गौर से देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक इस सारे में क्या था, हमें कोई एनर्जी मिली तो नहीं ना, उल्टा हमने एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की है। इस स्टेज में क्या हुआ था, एनर्जी हमने प्रोवाइड की है। तो जब एनर्जी प्रोवाइड की है मतलब ये हमारे पास स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 3 जो है, दोनों पे हमने एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वो प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे हमारे एनर्जी की होगी इन्वेस्टमेंट, इसको क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट। तो इस स्टेज को बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, जो पहला स्टेज है स्टेज 1, जो स्टेज 1 है ग्लाइकोलाइसिस का, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। उसको क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज या फिर एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज। इसमें एनर्जी हमने इन्वेस्ट की है ना, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं और इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज भी बोलते हैं। जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट पर। प्रिपरेटरी स्टेज कहां पे एंड हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट पे। उसके बाद जो अगला स्टेज है वो स्टार्ट होता है। अगला स्टेज क्या है, स्टेज 2 है। ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेजेस है टोटल, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 को बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है। स्टेज 2 जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज है। वो क्या है, ऑक्सीडेटिव फेज है, या इसको पे ऑफ फेज भी बोलते हैं। क्या है, जो खर्चा हमने किया था उसको वापस लेने का वक्त आ गया, पे ऑफ फेज भी इसको बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से स्टार्ट होता है और पायरुवेट पे जाके एंड होता है। अब जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसमें टोटल कितना एटीपी यूज होते हैं ग्लूकोज को आगे चलाने के लिए, एक एटीपी यहाँ पे और एक एटीपी यहाँ पे। तो 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो गए थे, 2 एटीपी क्या हो गए थे, कंज्यूम हो गए थे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के बने थे तो टोटल NADH भी कितने बनेंगे, 2। तो हमारे पास स्टेज 2 पे क्या होगा, 2 NADH बनेंगे। कितने NADH बनेंगे, 2 NADH बनेंगे। और एटीपी कितने बनेंगी, 2 एटीपी ये और 2 एटीपी ये। तो टोटल जो एटीपी है वो बनी कितनी है हमारे पास स्टेज 2 पे, 4 एटीपी। उसमें से 2 एटीपी जो है उसने इसको बैलेंस कर दिया और जो नेट एटीपी हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट में, नेट एटीपी कितनी बनेगी हमारे पास, 2 एटीपी। ठीक है, इस चीज को याद रखो। अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में ओवरऑल कितने NADH बने तो वो तो इजी है, 2 NADH बने। अगर कोई पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने एटीपीज बनी तो वो 4 बनी। कितनी बनी, 4 बनी। और अगर कोई पूछे कि नेट एटीपीज, नेट एटीपी मतलब जो अपने सारे खर्चे निकालने के बाद जो मुनाफा हमें बचता है वो उसको कहते हैं नेट एटीपी। तो यहाँ पर भी सारे अखराजात निकालने के बाद नेट एटीपी हमारे पास कितनी है, 2 एटीपी है। कितनी है, 2। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली 4 बनती है। जो बाकी 2 एटीपी है वो कहाँ पे, वो जो शुरू में जो हमारे पास एक्सपेंसेस वाला जो स्टेज था, जो प्रिपरेटरी स्टेज था, वहां पे जो 2 एटीपी यूज की थी उसको बैलेंस करने के लिए 2 एटीपी वहां चले जाते हैं और 2 एटीपी की हमें नेट गेन मिल जाती है। इस तरीके से हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। अब ये पायरुवेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है। अब ये बात की कहानी है। यहाँ तक हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। दिमाग की तो जो दही है वो खिचड़ी है वो तैयार हो चुकी है, मुझे पता है। लेकिन उसको जब गौर से सुनोगे, 1-2 बार देखोगे सुनोगे, तो उसके बाद ये चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर होना शुरू हो जाती है। हमने कोशिश की है कि जितना हो सके ग्लाइकोलाइसिस को डीपली एक्सप्लेन किया जाए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं गया कि हमारे पास वो जो रिंग कैसे खुले और दोबारा से कैसे जुड़े और जो एंजाइम है उन्होंने ये काम कैसे किया, एनुलेज ने ये काम कैसे किया, फास्फोएनोल पायरुवेट के दरमियान जो इंटरमीडिएट है उससे दोबारा से ये हमारे पास पायरुवेट कैसे बना, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन नहीं की और ये इसको जरूरत भी नहीं है। बहुत हाई लेवल पे जिसने समझना होता है तो उसके लिए है। तो वैसे कौन से एंजाइम यूज हुए, स्टेजेस कौन से थे, कौन कौन से स्टेज पे क्या काम हुआ, कहाँ पे NADH बना, कहाँ पे ATP बनी, ये चीजें हमने समझ ली। ATP कंज्यूम कहाँ हुई, पहले स्टेज पे और तीसरे स्टेज पे। ATP बनी कहाँ पे, ATP बनी हमारे पास 7वें स्टेज पे और 10वें स्टेज पे। उसके बाद NADH कहाँ बना, NADH बना 6ठे स्टेज पे, फेज पे, स्टेज पे। तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास ये चीजें सारी जो है वो क्लियर आउट हो जाती हैं। तो होप्स आप लोगों की इस चीजों की समझ आ गई होगी और माजरत चाहता हूँ 2-3 दिन जो हम लेक्चर अपलोड नहीं कर सके
और उसमें लेक्चर के दौरान तुम लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी तबीयत अभी भी काफ़ी जो है वो ख़राब है, उस वजह से लेक्चर यहाँ पे खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल था। तो होप्स हो कि क्लासेस आप लोगों की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैनल के साथ जो है ना मोहब्बत का इजहार कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।